हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक न्यू कॉन्सेप्ट लाई हूँ जिसमें आज हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में जानेंगे कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज अर्थात चिंतन और भाषा क्या होती है, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स और भी बहुत कुछ जो आप जानेंगे। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में देखते हैं, मतलब जब तक हम चिंतन करते हैं वही चीज़ हमारी भाषा के रूप में हम शब्दों का प्रयोग कर लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जिसे समझने के लिए, जिसे जानने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो कहाँ क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आज ले रही हूँ, तो इसके थियोरेटिकल पार्ट पे हम बात करेंगे और आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकल फेज़ में भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बताऊँगी मैं आपको आगे। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको थोड़ा डीपेस्ट फॉर्म में समझाऊँ, जिससे कि आपका जब थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आता है तो आप प्रैक्टिकल पार्ट को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चिंतन और भाषा, थिंकिंग एंड लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतन। चिंतन और भाषा एक समस्या के कारण उत्पन्न विचारों का समूह जिससे समस्या समझ में आती है या समस्या का समाधान प्राप्त होता है, चिंतन कहलाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में हो रहे अध्ययनों के फलस्वरूप आए परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्या समाधान, सृजनात्मक और प्रत्यय निर्माण से महत्व स्वरूप से संबंधित है। अब आप समझिए कि कई चीज़ों में देखते हैं ना कि चिंतन अगर होगा तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू जुड़ता है, जो कि हमारी समस्याओं का समाधान और हमारी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं तभी किसी काम को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह भी माना जाता है कि चिंतन उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच घटित होती है तथा नई नई सूचनाएं देती है। मनुष्य को प्रगति मुख्यतः चिंतन पर आधारित ही होती है। अगर वो कुछ प्रोग्रेस करना चाहता है तो सबसे पहले वो चिंतन करता है, थिंकिंग करता है कि ये काम होगा कैसे। चिंतन प्रक्रिया की सहायता से व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं के अधिगम में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करता है। लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी कि सबसे पहले आप उस पर सोचिए, विचार करें कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। चिंतन के कारण व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ और विचार परिवर्तित हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि चिंतन एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान की ओर उन्मुख होती है। वास्तव में चिंतन एक उच्च स्तरीय प्रकृतात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसकी सहायता से उद्दीपक और समस्याओं का प्रत्यक्षीकरण करना सरल हो जाता है तथा उनका समाधान करना भी सरल और संभव हो जाता है। चिंतन की प्रकृति समझने के लिए आवश्यक है कि इसकी विशेषताओं को भली भांति समझा जाए तथा इसका कल्पना और स्मृति से संबंध समझना भी आवश्यक है। चिंतन के दो पक्ष होते हैं, पहला व्यवहारिक प्रैक्टिकल तथा द्वितीय है सैद्धांतिक थियोरेटिकल। इस संबंध में कुछ अधिक कहने से पूर्व इसके अर्थ को समझना जरूरी है। तो हम बात करते हैं चिंतन का अर्थ, मीनिंग ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन, थिंकिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी symbolic in character, initiated by a problem or task the individual is facing, involving same trial and error but under the directing influence of the problem, ultimately leading to the solution of the problem. वॉरेन के अनुसार चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका स्वरूप प्रतीकात्मक होता है। इसका आरंभ व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किसी समस्या अथवा क्रिया से होता है। इसके अंतर्गत प्रयास एवं भूल सम्मिलित होते हैं, परंतु समस्या के प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित होकर चिंतन क्रिया अंतिम रूप से समस्या सुलझाने अथवा उसके निष्कर्ष की ओर ले जाती है। अब कॉगन और हैवमैन के अनुसार थिंकिंग कैन बेस्ट बी described as the mental manipulation of images, symbols, concepts, rules, and other mediational
यूनिट्स। इसमें कागन और हैबरमैन के अनुसार ये कहा गया है, चिंतन का सबसे अच्छे ढंग से वर्णन करते हुए कहा जा सकता है कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, प्रत्ययों, नियमों या अन्य मध्यस्थकारी इकाइयों का प्रहसन चिंतन में किया जाता है। इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार चिंतन के 3 प्रमुख अर्थ हैं। थिंकिंग, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी नॉट predominantly perceptual by which one apprehends an object or some aspects of an object situation. Second है problem solving that involves primarily ideas rather than perceiving and overt manipulation. Third आता है meditating और reflecting upon a problem in order to understand the relationship involved. And fourth आता है subvocal और covered speech behavior. तो इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार कहा गया है कि चिंतन को 3 या 4 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट आता है कोई प्रक्रिया या कार्य जो मुख्यतः प्रत्यक्षात्मक नहीं है, चिंतन हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी परिस्थिति में या पदार्थ के पहलू को समझ सकता है। दूसरा है दूसरे अर्थ में समस्या का समाधान ही चिंतन है, जिसके प्रकट, प्रहसन और प्रत्यक्षीकरण न होकर मुख्यतः विचार होते हैं। थर्ड आएगा चिंतन का अर्थ किसी समस्या में निहित संबंधों को समझना अथवा उन पर विचार करना है। फोर्थ है चिंतन का अर्थ आंतरिक और मूकवाणी व्यवहार से भी लगाया जा सकता है। आइजनेक के अनुसार देखिए, थिंकिंग इज डिफाइंड operationally as the establishing of order in the apprehended world. This ordering relates to object as well as to representations of the world of object. Thinking is also the ordering of relations between objects and the ordinary or relations between रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आइजनेक ने कहा है और उनके साथियों के अनुसार कार्यात्मक परिभाषा के रूप में चिंतन काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करना है। यह व्यवस्था स्थापित करना वस्तुओं से संबंधित होता है तथा साथ ही साथ वस्तुओं के जगत की प्रतीकात्मकता से संबंधित होता है। वस्तुओं में संबंधों की व्यवस्था तथा वस्तुओं में प्रतीकात्मक संबंधों की व्यवस्था भी चिंतन है। चिंतन प्रक्रिया का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क के सर्वप्रथम समस्या उपस्थित होती है, तत्पश्चात समस्या समाधान के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इन उत्पन्न विचारों को एकमात्र लक्ष्य समस्या का समाधान होता है। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति लर्निंग की किसी भी विधि का सहारा ले सकता है। इस समस्या समाधान में व्यक्ति निष्क्रिय न होकर सक्रिय होता है तथा समस्या समाधान प्राप्त होते ही उसकी सक्रियता या तनाव दूर हो जाती है, लक्ष्य कम हो जाता है। प्रत्येक प्रकार की चिंतन की कोई न कोई दिशा अथवा लक्ष्य होता है। चूँकि चिंतन में व्यक्ति क्रियाशील होता है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को आंतरिक संभाषण कहा है। चिंतन वस्तुओं के ही संबंध में नहीं होता, बल्कि चिंतन में वस्तुओं की प्रतिमाओं और प्रतीकों का भी उपयोग होता है। आइजनेक ने चिंतन को वस्तु और प्रतीकात्मक संबंधों को व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। वुजबर्ग संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों यह विचार था कि प्रतिमान विचार, इमेजलेस थॉट्स संभव हैं, परंतु वुडवर्थ का विचार कि प्रतिमाहीन विचार चिंतन नहीं है बल्कि प्रत्यावाहन मात्र हैं। आजकल के मनोवैज्ञानिकों का मत यह है कि चिंतन में प्रायः प्रतिमा होती है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि बिना प्रतिमा के चिंतन संभव नहीं है। यह प्रतिमाएं किसी भी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो सकती है। अब हम जानते हैं चिंतन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, चिंतन में अनेक मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वास्तव में यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष सर्वाधिक विकसित होते हैं। चिंतन का सेकंड में आएगा, चिंतन का प्रारूप स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में होता है। थर्ड है, इसमें विश्लेषण और संश्लेषण क्रियाओं का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ आएगा, चिंतन में संप्रत्ययों और भाषा का बहुत बड़ा कार्य होता है। फिफ्थ है,
चिंतन उस समय प्रारंभ होता है जब सर्वप्रथम समस्या उत्पन्न होती है। 6 चिंतन के फलस्वरूप ही समस्या समाधान होता है। 7 आएगा चिंतन में व्यक्ति क्रियाशील होता है। 8 में आएगा हम्फ्रे का विचार है कि चिंतन उद्देश्यपूर्ण होता है, अतः कहा जा सकता है कि चिंतन अभिप्रेरण से प्रभावित होता है। अब जानते हैं चिंतन का विश्लेषण। चिंतन का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ थिंकिंग। चिंतन प्रक्रिया का विश्लेषण कुछ निम्न पदों के आधार पर किया जा सकता है। सर्वप्रथम आता है चिंतन में सर्वप्रथम समस्या उपस्थित होती है। यह देखा गया है कि व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह समस्या से संबंधित क्षेत्र में कठिनाई का अनुभव करता है। कठिनाई को दूर करने के लिए वह चिंतन प्रारंभ करता है और व्यक्ति समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करके देखता है कि समस्या क्या है। सेकंड आता है अनुमान, इन्फेरेंस। समस्या का विश्लेषण करते समय व्यक्ति वर्तमान अनुभवों को अपने गत अनुभवों के आधार पर समान संप्रत्तियों कॉन्सेप्ट की श्रेणी में रखता है और इसके आधार पर वह समस्या समाधान के संबंध में अनुमान करता है। थर्ड आता है समस्या समाधान। जब व्यक्ति पुराने अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों के संबंध में अनुमान करने लग जाता है तो उसके मस्तिष्क में समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के समाधान उपस्थित होने लगते हैं। चिंतनकर्ता में ये विभिन्न प्रकार के समाधान साहचर्यों पर आधार पर उपस्थित होते हैं। चिंतनकर्ता इनके अनेक समाधानों में से समस्या से संबंधित केवल उपयुक्त समाधान को ही स्वीकार करता है। इन समाधानों पर चिंतन करते समय चिंतनकर्ता उपयुक्त समाधान का चुनाव उनके गुण दोषों के आधार पर करता है। फोर्थ आता है निर्णय, जजमेंट। जब चयनकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के संबंध में कई समाधान उपस्थित हो जाते हैं तो उसे अपने अनुभवों और वर्तमान चिंतन के आधार पर उपयुक्त समाधान को चुनने के लिए निर्णय लेना होता है। फिफ्थ आएगा समाधान की सार्थकता का प्रमाण ढूंढना। व्यक्ति किसी समस्या को चुनने का निर्णय लेता है। चिंतनकर्ता इस चुने गए समाधान को सार्थकता को चिंतन के द्वारा प्रमाणित करने का भी प्रयास करता है। अब जानते हैं हम थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, चिंतन तथा कल्पना। चिंतन और कल्पना दोनों ही ज्ञानात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रियाएं हैं। दोनों ही प्रक्रियाओं में गत अनुभवों पास्ट एक्सपीरियंस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है चिंतन प्रक्रिया की सहायता से व्यक्ति समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि इन पहलुओं को समझे बिना समस्या समाधान संभव नहीं हो सकती। दूसरी ओर कल्पना में समस्या समाधान की परिस्थिति को नए नए रूपों में देखा गया है। सेकंड है चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है जबकि कल्पना में तर्क का अभाव होता है। समस्या समाधान में तर्क की सहायता से सूक्ष्म पहलुओं को जाना जाता है। थर्ड है व्यक्ति में चिंतन बहुधा समस्या की उपस्थिति पर प्रारंभ होता है, अर्थात जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या होती है तभी उसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। व्यर्थ में व्यक्ति चिंतन नहीं करता। दूसरी ओर कल्पना के लिए परिस्थिति या समस्या का विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चिंतन व्यर्थ में भी हो सकती है। फोर्थ आएगा दोनों ही मानसिक प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति निर्धारक डिटरमिनिंग प्रकार की है। चिंतन की यह वृत्ति कल्पना की अपेक्षा अधिक चेतना होती है। चिंतन को एक विशेष दिशा में प्रभावित करने के उत्तरदायित्व इसी निर्धारक वृत्ति का है। फिफ्थ है चिंतन में समस्या समाधान में प्रयत्न और भूल की क्रिया रहती है, जबकि कल्पना में प्रयत्न और भूल का अभाव होता है। सिक्स है चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है, परंतु कल्पना का संबंध वास्तविकता से हो सकता है और नहीं। इसके हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में जानेंगे थिंकिंग एंड मेमोरी, चिंतन एवं स्मरण, चिंतन के प्रकार एंड और चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा, और अगर कुछ भी ऐसा है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में आप जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि कोई ऐसा सजेशन जो मैं इससे और अच्छे से समझा पाऊँ आपको, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए मेरी मेहनत, मेरा प्रयास, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या व्यवहार होता क्या है या ह्यूमन बिहेवियर पे काम कैसे करते हैं, तो उसको जानने समझने के अलावा भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी या जो हिंदी भाषी हैं जिन्हें बहुत कुछ जानना और समझना अच्छा लगता है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक चलती हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।